नमस्कार दोस्तों, गोस्वामी आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संघ की कार्यपालिका का एक अंग होता है राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका में जिन दोस्तों का क्लास पीछे का छूट गया है उनका हम पीछे का करवा देंगे। पीछे का जिसका छूटा हुआ है उनको हम डलवा देंगे यूट्यूब पे। जो नहीं डला है उसके बारे में टेंशन ना लेकर के इसके आगे की बात को हम देखते हैं। तो संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका में आमतौर पे हम बात करते हैं कि संघ की कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति आएगा। आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आएगा। इसके पहले की और अन्य मंत्री परिषद भी हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसके पहले कि हम इन सभी चीज़ों पे चर्चा करें, हम राष्ट्रपति को देखेंगे। इन सारे पे हम डीपली अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम मिटा देते हैं। तो राष्ट्रपति की बात करेंगे हम लोग आज, क्योंकि राष्ट्रपति देखते हैं तो संसद में हम किन किन चीज़ों को देखते हैं। उनमें होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों को मिलाकर के संसद बना हुआ होता है। कि कार्यपालिका के अंतर्गत संसद की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा इक्वल टू हम कह सकते हैं संसद। यही होता है। जब हम राज्य की बात करेंगे, राज्य के अंदर संसद की बात करेंगे, जो विधानमंडल जिसे हम बोलते हैं आमतौर पे, उसकी जब बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, राष्ट्रपति की जगह पे हमें राज्यपाल होंगे। इसके अलावे आपका विधानसभा जिस राज्य में विधान परिषद है वहां विधान परिषद जुट जाएगा। विधान परिषद जुट जाएगा। और जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहां पे हमें विधान परिषद नहीं डालना है। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर के क्या हो जाएगा, विधान मंडल। तो इन चीजों को बताना अभी वैसे तो जरूरी नहीं था, इसलिए बताया गया क्योंकि अभी हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति की क्यों जरूरत पड़ी है, तो इस पे अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति पे। क्योंकि जब हम संघ की कार्यपालिका पढ़ रहे होते हैं तो वो हमारे सरकार की अंग है, संघ की कार्यपालिका। क्योंकि हमारे सरकार के 3 अंग हैं, आप लोगों को पता होगा, और नहीं जिसे पता हो तो आज जान लेंगे। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो मैंने विधायिका के बारे में तो चर्चा कर चुका है, कार्यपालिका के बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो कार्यपालिका के अंदर ही आता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। अगर राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री, आप ये भी बोल सकते हैं राज्यपाल, या फिर अन्य मंत्री जो भी आते हैं वो सारे के सारे कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा हम इस पे भी चर्चा कर ही लेते हैं, फिर राष्ट्रपति पे हम चलेंगे। ठीक है, अभी तो इसे मिटा दें। नेक्स्ट पेज। तो अभी हमें बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि हम अपनी सरकार के बारे में बात करते हैं। हमारे सरकार के 3 अंग हैं, जिसमें हम बात की अभी कार्यपालिका, जिसमें जैसे हम सरकार के अंग की बात करते हैं, अंग, ये सरकार के अंग है हमारे। थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करने के बाद जस्ट राष्ट्रपति पे जाएंगे। ठीक है, तो इनके 3 अंग हैं। 3 अंग कौन कौन है इसको हम देखते हैं, फिर हम बात करते हैं। जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका, और न्यायपालिका।
अब एकदम से छोटे शब्दों में हम इसको समझ लेते हैं आखिर है क्या, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इन सब सारी चीज़ों पे बातें हो चुकी है, तो हम सिर्फ अभी राष्ट्रपति पे बात करेंगे। कार्यपालिका के बारे में हमें अभी पढ़ना है, तो फिर विधायिका के बारे में देखा जाएगा, न्यायपालिका के बारे में देखा जाएगा। अभी हम राष्ट्रपति को देखेंगे, तो इसमें हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम तीनों के बारे में जरूर जान लेंगे इसके पहले की। देखिए, विधायिका का कार्य क्या होता है, नाम से ही है विधि बनाना। विधि बनाना बोले तो कानून बनाना, या फिर जो भी क्या कह सकते हैं कि संसद में पेश होकर के वहां से बिल पारित होकर के राष्ट्रपति के अंतिम हस्ताक्षर के बाद जो कानून बन जाता है, उसको कौन बनाने का कार्य करता है, विधायिका। बोले तो संसद बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब इस कानून को लागू करवाने का काम कौन करेगा, तो यही काम होता है किसका, कार्यपालिका का। लागू करवाएंगे, लागू कौन करवाएगा, कार्यपालिका। अब न्यायपालिका का क्या काम हो जाएगा कि कानून बन गया, लागू हो गया, अगर कानून लागू होने के बाद जो व्यक्ति इस कानून को नहीं मानता है, या फिर कोई गलत कानून पारित कर दिया गया है विधायिका के द्वारा और कार्यपालिका के द्वारा लागू कर दिया गया है, तो ऐसे मुद्दों पर विचार विमर्श कौन करेंगे, न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होगा, अगर गलत कानून है तो उसे कैंसिल करवाना, या फिर सही कानून है जो व्यक्ति फॉलो नहीं कर पा रहा है या फिर जो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसे एक्सेप्ट करवाना, अगर नहीं करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करवाना। यही है न्यायपालिका का कार्य। तो यहां तक अभी आपको पता चल गया क्या है। तो इसको अगला नेक्स्ट पेज हम लेते हैं, तो क्योंकि हमको कार्यपालिका के बारे में चर्चा करना अभी, तो कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका में हमें क्या क्या पढ़ने होंगे, राष्ट्रपति पढ़ने होंगे, प्रधानमंत्री पढ़ने होंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ने होंगे, इसके अलावा अन्य कार्य क्या कहते हैं कि मंत्रिमंडल के जो होते हैं सदस्य, उनके बारे में हमें पढ़ना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज ले लेंगे, ठीक है। तो कार्यपालिका में पढ़ना है। कार्यपालिका में हमें मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, देखते हैं। राष्ट्रपति, और मंत्रिमंडल, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। इनमें से सबसे पहले हमको क्या देखना होगा, तो इनमें से सर्वप्रथम हमें राष्ट्रपति को देखना है। तो स्टेप बाय हम सारी चीजों को देखेंगे, तो फिलहाल हम राष्ट्रपति को देखेंगे, ठीक है। तो इसे मिटा ही देना सही होगा, या यहीं पे राष्ट्रपति हम ले लेते हैं। राष्ट्रपति, अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये कुल 52 से लेकर के 62 तक है मुख्य रूप से। ऐसे राष्ट्रपति का प्रावधान तो कई अन्य कुछ जो मामला है कि उस मामले में राष्ट्रपति को किसी अन्य आर्टिकल में भी अधिकार है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे कि 72 में जाएंगे, तो 72 में जाएंगे तो क्या है वहाँ पे कि क्षमादान की शक्ति 72 में ही। इसके अलावा हम 143 में जाएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय से जो है ये जो है कोई भी सलाह ले सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से राष्ट्रपति से संबंधित जो हम अनुच्छेद अभी पढ़ेंगे वो एकदम से 52 से 62 तक हमें पढ़ना है। तो इसको एक एक अनुच्छेद को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, किस अनुच्छेद में क्या है नहीं है, और भी समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनुच्छेद 52 में अगर देखें तो इसमें है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद है इसमें, राष्ट्रपति का पद है जो कहां से लिया गया है, यूएसए से। राष्ट्रपति का पद है यूएसए से लिया गया। इसके अलावा हम देखेंगे कि नेक्स्ट अनुच्छेद की बात जब हम करेंगे, अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 की जैसे ही हम बात करेंगे तो इसमें हम पाएंगे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसके अलावा हम अगले अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 54 की बात करेंगे हम।
इसमें क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी आपका यूएसए से लिया गया है, ये भी हम नीचे में लिख ही देते हैं। ये सारे के सारे फैक्ट आपको प्रीलिम्स में तो काम आएंगे ही। इवन अगर आपको ये फैक्ट याद रहता है तो आप इसे मेंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेंस में ये जरूरी नहीं कि आपको आर्टिकल अगर याद होता है तो थोड़ा सा आपका आंसर बेहतर हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो भी चलेगा, लेकिन आपका आंसर उतना बेहतर नहीं होगा। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि कुछ आर्टिकल्स आप याद रखें पॉइंट ऑफ प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो अभी मैंने अनुच्छेद 52, 53 और 54 की बात कर ली है, तो फिर अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 55 की जैसे हम बात करेंगे, इसमें है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। ये जो लिए गए हैं हमारे आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से। और किस तरह से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इधर लिख देते हैं हम मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो अभी तक इतना। अब हम देखेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। कल बोले तो इसमें कौन कौन वोट डाल सकते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति के मतदान में तो हम लोग वोट डालने जाते नहीं हैं, तो कौन जाते हैं भाई, तो इसी को तो हमें देखना है अभी। निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल, ठीक है। तो इसमें कौन कौन मतदान करेंगे वही देखना है इसमें। संसद के निर्वाचित सदस्य, तो संसद के निर्वाचित सदस्य कौन कौन होते हैं भाई, संसद के दो ही सदन हैं, एक राज्यसभा, लोकसभा। इन दोनों के सदस्य जो निर्वाचित हैं वो वोट करेंगे। इसके अलावे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा कौन करेंगे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और भी दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये कब किया गया, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। इसको भी हम लिख लेते हैं, कब से ये किया गया, ठीक है। यहां तक क्लियर। निर्वाचन मंडल में ये लोग आते हैं। अभी जो मैंने बात किया कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता क्या है, तो हम इधर लिख लेते हैं क्या होता है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति में जो एक विधायक का वोट का मूल्य कैसे निकाला जाता है और एक संसद के वोट का मूल्य कैसे निकाला जाता है, उसको हम समझेंगे। यही होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो हम बात करेंगे एक विधायक का मत का मूल्य,
इक्वल टू क्या होगा कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, राज्य की कुल जनसंख्या निर्वाचित सदस्य। तो एकल संख्यमणीय मत पद्धति में क्या होता है कि एक विधायक का मत का वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करने होते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या, जिस भी राज्य का विधायक होगा, मान लिया जाए जैसे कि बिहार राज्य से हो, तो बिहार राज्य में कुल विधानसभा सीट कितने हैं? 243। तो बिहार की कुल जनसंख्या निर्वाचित तो 243 ही होते हैं ना बिहार राज्य से, तो 243 से डिवाइड कर देंगे। बिहार की कुल जनसंख्या अभी कितनी, लगभग 11 करोड़ के आसपास है, ठीक है, 11 करोड़ के आसपास लगभग समथिंग है। तो उसमें डिवाइड करेंगे, इंटू करेंगे 1 बाय क्या कर सकते हैं 1000। तो इससे डिवाइड करेंगे तो हम एक विधायक के मत का क्या वैल्यू आएगा वो निकल के सामने आएगा। इसी तरह से सेम हम अब देख लेते हैं अगला पॉइंट, एक संसद का मत का मूल्य क्या होगा, एक संसद का मत का मूल्य क्या होगा। तो हम देखते हैं, एक संसद का मत का मूल्य इक्वल टू हो जाएगा कुल विधानसभा सदस्य बटे कुल निर्वाचित संसद। कुल विधानसभा सदस्य बटे कुल निर्वाचित संसद हो जाएगा। तो निर्वाचित संसद ही होगा और निर्वाचित विधानसभा सदस्य भी होगा, मनोनीत नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में हर बार 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, लेकिन 2019 से ये प्रावधान खत्म हो गया है। 2019 से ऐसा प्रावधान अब नहीं रह गया है। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हो गया उसमें कोई एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया गया था। हाँ, लेकिन राज्य सभा में जो है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसको किया जाता है? जो किसी भी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो, वो कला का क्षेत्र हो सकता है, खेल हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, या फिर किसी भी क्षेत्र में, कला या साहित्य के क्षेत्र में, किसी के क्षेत्र में अगर वो ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं तो जो राष्ट्रपति की नज़र में अच्छे हैं उनको वो 12 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं। तो ये तो राज्यसभा की बात रही। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संसद सदस्य यहाँ पे जुटेंगे, तो कुल निर्वाचित संसद, तो संसद में आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों शामिल होते हैं। तो कुल विधानसभा सदस्य की बात कर रहे होते हैं, तो कहाँ की बात करेंगे? जिस राज्य का होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बिहार विधानसभा सदस्य की बात करेंगे तो बिहार के कुल निर्वाचित लोकसभा सदस्य की बात करेंगे हम, या फिर इसमें जो राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य से डिवाइड होगा। तो ये चीज़ है। इसके अलावा राष्ट्रपति बनने के लिए एक होता है न्यूनतम कोटा। राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम कोटा होता है वो कितने होते हैं, इसको हम देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कोटा, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कोटा क्या होगा? दिए गए कुल मतों का मूल्य प्लस बाय 2 प्लस 1। प्लस 1। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कोटा जो होगा कुल दिए गए मतों का आधा से एक अधिक होगा, तो फिर वो राष्ट्रपति बन पाएंगे ना। आधा से जब तक एक नहीं लाएंगे तो कैसे बनेंगे? ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई आपका। अभी तक मैंने अनुच्छेद 55 तक देख लिया था, अब अनुच्छेद 56 देखेंगे। अनुच्छेद 56 की बात जब करेंगे हम,
इसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है, आप सबको पता होगा। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल खत्म होने के बावजूद भी तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि अगले राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के अपने पद का ग्रहण ना कर ले या शपथ का ग्रहण नहीं कर लेते हैं, तब तक बने रहेंगे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं, शपथ ग्रहण कौन दिलवाते हैं या शपथ कौन दिलवाते हैं? तो वो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या वो अनुपस्थित होंगे तो उसके बदले में जो उसके बाद के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद का शपथ दिलवाया जाता है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? तो 5 वर्ष का होगा। इसके अलावे राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण ना कर ले, अपना पद ग्रहण ना कर ले। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का है और ये 5 वर्ष अपना कार्यकाल खत्म होने के बावजूद भी तब तक बने रहेंगे अपने पद पर जब तक कि दूसरे राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के उस पद को ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बात करेंगे अगर आप अनुच्छेद 57, 58, 59 कहाँ गया तो उस पर हम चर्चा करेंगे बारी बारी से, लेकिन अभी जिसकी जरूरत है क्रमवार हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अनुच्छेद 62। इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 62 में क्या है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल तब तक अगले राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना है। ठीक है, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले तो राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा। ठीक है, अंदर जो है राष्ट्रपति का पद भरना अनिवार्य है। अगर किसी कारणवश, इसको आप नोट्स में लिख लीजिए, किसी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंदर अनिवार्य है। किसी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंदर चुनाव करवा के उस पद को भरना अनिवार्य है, और ये पद सिर्फ शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होगा, ना कि अगले 5 वर्ष के लिए। अगर किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल 2 वर्ष हो चुका है और उस 2 वर्ष होने के बाद अगर राष्ट्रपति किसी कारण से रिक्त पद खाली हो जाता है राष्ट्रपति का पद, तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया कराई जाएगी। उसके बाद राष्ट्रपति को, निर्वाचित राष्ट्रपति को पद पे आसीन होने होंगे
सिर्फ कितने दिनों के लिए? शेष 3 वर्ष के लिए, क्योंकि इस तरह का जो चुनाव होता है राष्ट्रपति के लिए अगले शेष बचे हुए टाइम के लिए कार्यकाल होता है, ना कि फुल टाइम के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। तो हम नेक्स्ट पेज ले लें। एक अनुच्छेद करें, तो इसमें क्या है? इसमें है कि राष्ट्रपति का, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ की एक राष्ट्रपति अगर एक बार बन गया तो वो दोबारा नहीं बन सकता है, जैसे कि अमेरिका में है कोई एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है कि भारत में है कि राष्ट्रपति आप कई बार बन सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा से राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन का प्रावधान, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन का प्रावधान। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके अलावा हम देखेंगे अनुच्छेद 58 की अगर हम बात करेंगे, अनुच्छेद 58 की बात अगर हम करेंगे तो इसमें है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। इसमें क्या है? राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता। इसमें क्या है? राष्ट्रपति के पद की योग्यता। अब राष्ट्रपति के पद की योग्यता तो एकदम से मामूली सी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट सच में है तो इतना तो पता होगा ही आपको। तो राष्ट्रपति की पद की योग्यता तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए कि देश का नागरिक होना चाहिए, वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिए हो, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, साक्षर होने चाहिए। साक्षर से तात्पर्य यहाँ है क्या कि उन्हें जोड़ घटाव आना चाहिए, जो पहाड़े आना चाहिए, इसके अलावे अल्फ़ाबेटिकल नॉलेज होने चाहिए, ABC का ज्ञान होना चाहिए, क ख का ज्ञान होना चाहिए, इन्हीं को साक्षर माना गया है। जैसे कि आमतौर पे हम भारतीय लोकतंत्र की बात करें तो इन्हें मूर्खों का शासन कहा गया है। तो मूर्खों का शासन कहा गया, तो राष्ट्रपति का चुनाव भी तो उस लोकतांत्रिक दायरे में भी होता है। तो एकदम से निठल्ला मूर्ख व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए मनोनीत नहीं किया जाता है। उनके पद के लिए जो होता है कि साक्षर होना जरूरी है। इस साक्षर का क्या है दायरा, तो इसको मैंने बताया कि उन्हें दस्तखत करने के लिए आता हो, इसके अलावा उन्हें पहाड़ा आता हो, ABCD आता हो, क ख का नॉलेज हो, तो ये उनके लिए साक्षर की बात होगी। तो इतना ही साक्षर होना चाहिए राष्ट्रपति के पद के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको राष्ट्रपति की पद की योग्यता को बताना जरूरी है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया? अनुच्छेद 59 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें, राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें, राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें। अब क्या शर्त है राष्ट्रपति को कार्यकाल के दौरान क्या शर्त होती है? तो क्या शर्त होती है? तो पहला तो आप देख लीजिए, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकते। राष्ट्रपति जो होंगे वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होंगे, लेकिन संसद का अंग जरूर होंगे, लेकिन वो सदस्य नहीं होंगे। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बता दिया था कि संसद जो होता है, संसद की अगर बात करेंगे तो किन किन से मिलने के बाद बनता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा प्लस लोकसभा। राष्ट्रपति संसद के अंग जरूर होते हैं और निश्चित होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति संसद के सदस्य नहीं होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के समीप होते हैं। या राष्ट्रपति का जो आवास होता है, राष्ट्रपति भवन जो होते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय या फिर राष्ट्रीय राजधानी के अंदर ही होंगे। ठीक है, नज़दीक होंगे, इसके नज़दीक। तो इसको भी हम देखेंगे इसके अंदर। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्त में हम पहला तो देख लेते हैं, क्या देखेंगे इनका क्या शर्त है। पहला हम देखेंगे कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। इसके अलावा क्या देखेंगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल सदैव राष्ट्रीय राजधानी या सर्वोच्च न्यायालय के समीप होनी चाहिए।
राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय राजधानी या सर्वोच्च न्यायालय के समीप होना चाहिए। इसमें क्या देखें हमने, राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान जो है राष्ट्रपति का जो आवास होगा वो राष्ट्रीय राजधानी के अंदर होगा या सर्वोच्च न्यायालय से नजदीक होगा। समीप होना मतलब सर्वोच्च न्यायालय के आसपास ही हो। आपको पता होना चाहिए कि 143 के तहत जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कोई सलाह लेते हैं तो कैसे लेंगे, नजदीक होना चाहिए ना। तो राष्ट्रपति उनसे सलाह ले पाए इस कारण से भी नजदीक होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए वो सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अगर राष्ट्रपति का मन है उसका सलाह लेने के बाद उनका सलाह अगर मैच करता है राष्ट्रपति के सोच से तो फिर उसको मानेंगे, अगर नहीं अदरवाइज नहीं मानेंगे। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से राष्ट्रपति के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा हम देखते हैं एक अनुच्छेद और देख लेते हैं, फिर आज के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट पेज। अनुच्छेद 60 में हम देखेंगे इसमें क्या है, राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ। अब राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है? मैंने अभी कुछ देर पहले बताया है कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शायद डी.वाई. चंद्रचूड़ ही हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। ये 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं और इनके पिता भी थे 16वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। और भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्य न्यायाधीश का पुत्र भी उस पद को सुशोभित किया हुआ है। मेरे ख्याल से शायद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है भारतीय इतिहास में कि किन्हीं मुख्य न्यायाधीश का पुत्र भी उसी ओहदे पे गए हैं। इस बार 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। और 16वें न्यायाधीश के रूप में इनके पिता थे। इनके पिता का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है तो मैं बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होंगे तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वही दिलवाएंगे। तो मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थित होने पर, मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थित होने पर अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं।
मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे वही दिलवाएंगे राष्ट्रपति को शपथ। तो मेरे ख्याल से आज का क्लास लंबा हो चुका है, तो आज इतना रहने दीजिए। तो राष्ट्रपति के लिए हम पार्ट 2 बहुत जल्दी लेके आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। थैंक यू।